जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह नाविक शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और धीर सिंह नाविक शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में आज हम लास्ट पेज पढ़ने वाले हैं। और इस लास्ट पेज के साथ धीर सिंह नाविक की शैक्षिक परिदृश्य की ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। धीर सिंह नाविक शैक्षिक परिदृश्य की बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक उसी तरीके से जैसा कि अपन जनरली शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो सुकरात का एक कोटेशन है कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान है। सुकरात कहते हैं कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान है। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि उन्हें सिर्फ इतना सा पता है, और उस इतने से के बलबूते वो दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। तो आपको भी जब कोई अचीवमेंट मिले ना, कोई चीज हासिल हो ना, तो ये सोचिए कि उससे आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपकी अचीवमेंट तब है जब वो दूसरों के जीवन में बदलाव ला पाए, है ना, कुछ बेहतर कर पाए दूसरों के लिए। कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ी अचीवमेंट, कोई भी बड़ी उपलब्धि तब मुमकिन हो पाती है जब हम औरों के लिए सोच के उसको पाने की कोशिश करते हैं, है ना। आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं जब आप ये सोचें कि इससे आप अपने परिवारों में, मतलब आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके कस्बे में, आपके जिले में एक पॉजिटिविटी लाएंगे, है ना, एक पॉजिटिव बदलाव लाएंगे, शायद आप मिसाल बन सकते हैं। ठीक है, आप ये सोचें कि अगर मैं नौकरी पा गया ना, तो ये ड्रेस ले आऊंगा, या फिर ये गाड़ी ले आऊंगा, या फिर बड़ा मकान बनवा लूंगा। तो यकीन मानिए आप 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे इस विचार के साथ, है ना। जब विचारों में व्यापकता आती है तो आपकी क्षमताएं अपार हो जाती है ना, क्षमताएं भी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चीजें देखो, हमेशा पॉजिटिव बोलो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक। देखो, एक बढ़िया सा कोटेशन मुझे ध्यान आ रहा था कि खुलूस दिल में मिठास रखो, खुलूस दिल में मिठास रखो, ना खुद उदास रहो ना दूसरों को रहने दो। ऐसा कुछ कोटेशन है, शायद मैं प्रॉपर बता नहीं पा रही हूँ। खुलूस दिल और जुबान पर मिठास रखो, ना खुद रहो ना दूसरों को उदास रखो, ऐसा कुछ है। खुलूस दिल और जुबान पर, हाँ ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, बहुत ज्यादा बातों में समय गवाए बिना। तो आज हम पेज नंबर 161 तक पढ़ चुके थे, वहां तक हम पहले देख चुके थे। अब हम पेज नंबर 162 से शुरू करेंगे, यानी इन सारी फुल फॉर्म को, ये सारी फुल फॉर्म याद करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से रीड करते हैं। एसीपीआई का मतलब क्या होता है? एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस। अल्टरनेट। एपीआईएस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीएम एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीपीएस बिट्स पर सेकेंड। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और कोबल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सीडी कम्पैक्ट डिस्क। सीडीआर कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडीआरडब्ल्यू कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सीओएम कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। कंट्रोल डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, डीओएस की फुल फॉर्म, इससे पहले वाले सेशन में हमने डीओएस के बारे में पढ़ा था, फुल फॉर्म वहां मेंशन नहीं थी, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। मतलब यहाँ ये जो फुल फॉर्म है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। डीओएस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, और डीवीडीआर का मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, और डीईएल का मतलब डिलीट से लिया जाता है। डीईएल का मीन्स डिलीट। डीपीआई का मतलब डॉट्स पर इंच, और डीएसएल का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर टाइम, और इनेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल और इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एंड ईपीरोम का मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और ईईपीरोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ईपीरोम, यहाँ ईपीरोम की परिभाषा बतानी थी, फुल फॉर्म बतानी थी। ईआईडी का मतलब क्या होता है? इनहेंस्ड इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक। ईएसपी का मतलब क्या होता है? इनहेंस्ड सीरियल पोर्टल। स्केप
और EGA का मतलब क्या होता है, इनहेंस्ड ग्राफिक अडेप्टर। और FDD का मतलब क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और FAT का मतलब क्या होता है, फाइल अलोकेशन टेबल। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब उन फुल फॉर्म को टिक मार्क करेंगे जो हमारे लिए नहीं है, ठीक है, जिनको हमको याद रखने की जरूरत है। जैसे APE हो गया, APIS हो गया, APM हो गया, APM हो गया, और बेसिक हो गया, BIOS हो गया, BPS तो हमने देख लिया था पहले ही, कॉमन बेसिस, कोबोल कहेंगे, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD भी पहले नहीं देखा है हमने। और CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये भी पहले नहीं पढ़ा हमने। कॉम है, ठीक है, DSL है, और इनिक है, EIDE है, EGA है, इनहेंस्ड ग्राफिकल अडेप्टर, EGA है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, फेट है। बस, तो ये फुल फॉर्म है जो हमको ध्यान रखनी है। कितनी 6, 4 और 1, तो यहाँ कुछ 8 है और यहाँ कुछ 6 है ना। तो 8 और 6 के कॉम्बिनेशन में हमको फुल फॉर्म को ध्यान करना है। 8 और 6 के कॉम्बिनेशन, 8 से 14, ठीक है, तो 14 फुल फॉर्म को ध्यान करना है। 2-3 बार पढ़ेंगे जिसे ऑटोमेटिक अच्छे से ध्यान हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ACPI का मतलब क्या होता है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस। तो ध्यान रखेंगे एडवांस और इंटरफेस करके, एडवांस इंटरफेस लगभग बराबर शब्द है ना, एडवांस में और इंटरफेस में, तो कोई ना कोई तिगड़म तो बिठाना होगा याद करने के लिए ना। एडवांस इंटरफेस, बाकी कॉन्फ़िगरेशन पावर छोड़ो, एडवांस इंटरफेस ध्यान रखो। APIS का मतलब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ ध्यान रखेंगे बीच में थोड़ा सा बड़ा वर्ड मीनिंग है प्रोग्रामिंग करके, है ना। APIS का मतलब बीच में प्रोग्रामिंग है, इतना ध्यान रखो। और APM का मतलब एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। तो यहाँ बेसिकली, चलो यहाँ बीच में एक छोटा सा शब्द है ना, पावर को देखो, ई तो मिस कर गए, इन्होंने और छोटा बना दिया, तो पावर शब्द है बीच में, छोटा सा वर्ड मीनिंग है। बेसिक को ध्यान रखेंगे, जिसमें ना एक देश से जोड़कर बनाया वर्ड मीनिंग की मैंने, जिससे ऑल पर्पस। एक चीज ध्यान रखो बस, ऑल पर्पस। बेसिक जीवन में एक चीज को बहुत अच्छे से करो, बाकी चीजें ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से हो जाती है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक ठीक ठाक हो जाती है। तो बेसिक है, बेसिक की फ्रॉम ध्यान रखेंगे, बिगनर ऑल पर्पस हमको ध्यान रखना है, बाकी तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो ऑल पर्पस को ध्यान रखेंगे, बाकी कोई इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऐसा कुछ है। कोबोल को ध्यान रखेंगे, कॉमन बिजनेस, 2 शब्द ध्यान रखेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD कॉम्पैक्ट डिस्क है, CDR है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। हालांकि इजी है, दोनों परिभाषा तो नहीं पढ़ी है, फिर भी इजी है। और CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, है ना, इसमें है रिकॉर्डेबल। देखो यहाँ राइट नहीं है, यहाँ भले ही हो कि री राइटेबल, लेकिन यहाँ R का मतलब ठीक है, यहाँ R से रिकॉर्डेबल है, और यहाँ R का मीन्स री राइटेबल है। कॉम का एक तो कॉमन आया था पहले C से, यहाँ है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, पहले कॉमन बिजनेस था ना CO का मतलब, तो यहाँ पर M से ध्यान रखेंगे, ठीक है, मॉड्यूल, कॉमन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। बाकी DSL का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर, क्योंकि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइबर शब्द थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने वीडियो कहाँ देखा, यूट्यूब पर देखा, यूट्यूब से ही जुड़ा हुआ एक शब्द सब्सक्राइबर, तो S का मीन्स यहाँ DSL डिजिटल सब्सक्राइबर। और इन्हीं एक का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल गणित, है ना। आप चूंकि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में गणित का रोल तो होता ही है, तो N से मतलब कंप्यूटर में गणित का रोल भी होता है, क्योंकि अंक वगैरह लिखे होते ही हैं कीबोर्ड पे, गणित कंप्यूटर, है ना, दोनों
दोनों ही नेसेसरी सब्जेक्ट है जो स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए, है ना। तो इन्हीं का मतलब न से नंबर ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, है ना। कैलकुलेटर भी न्यूमेरिकल भी। और ईडे का मतलब क्या होता है, एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। देखो अब तक ई का अब तक सिर्फ यही हमने ए का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लिया है ना। ए का मीन्स यही इलेक्ट्रॉनिक गिवन है, मतलब इससे पहले कहीं इलेक्ट्रॉनिक ई का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक से नहीं था। हालांकि ई आया भी बहुत कम है। ऑल ओवर बात कर रही हूँ ना मैं, ऑल ओवर, जैसे ई पिरोम हो गया। अरे ये तो चलो हम ध्यान रखेंगे इसे इलेक्ट्रॉनिक, जस्ट रिकॉल करेंगे, जस्ट माइंड में रखेंगे ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से। बाकी EGA का मतलब इनहेंस्ड ग्राफिकल इंटरफेस, जी का मतलब यहाँ ग्राफिक्स है, और ग्राफिक और कंप्यूटर का तो नाता ही क्लोज का ही नाता है ना। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये तो थोड़ा सहज तरीके से ध्यान रखेंगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। फेट का मतलब ध्यान रखेंगे फाइल एलोकेशन टेबल, तो ए से एलोकेशन है ना, लोकेशन नहीं एलोकेशन। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार पढ़ा है, अब दोहराते देखिए हमें कितना याद है। तो ACPI का मतलब हमने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट को ध्यान रखें, इंटरफेस को ध्यान रखेंगे, और शायद ए से एडवांस्ड या इनहेंस्ड ऐसा कुछ है, लेकिन बराबर है लगभग। और API का मतलब है पी से प्रोग्राम, हमने कहा था। बेसिक का मतलब हम लेते हैं यहाँ है ना, हम ऐसे कहते हैं कि एक ऐसा शब्द है जो हाइपरलिंक से जुड़ा हुआ, ऑल राउंडर है शायद, राउंडर तो नहीं लेकिन ऑल है और पीछे कुछ है। बायोएस का मतलब बायोएस में हमने किसको ध्यान रखा था, किस शब्द को ध्यान रखा था, चलो इसको स्किप करते हैं। कोबो का मतलब कॉमन, ओ से कॉमन सिस्टम है शायद, कॉमन सिस्टम। CD तो अपन जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ रिकॉर्डेबल है और यहाँ रीराइटेबल है। कॉम कुछ अलग था, यहाँ CO का मतलब कॉमन नहीं था, ये तो हमें पता चला, ये इतना कंफर्म है। इसका मतलब सब्सक्राइबर, डिजिटल सब्सक्राइबर। इनिक का मतलब वही अपने नंबर है, कैलकुलेटर है ना। और ई से हमने कहा था कि जस्ट हमको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक, ये लास्ट वाला शब्द है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दे रहा है यहाँ, जिसे ग्राफिकल है और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और ए से एलोकेशन है, ठीक है। तो सिर्फ एक ऐसा मीन्स है जिसमें हमको ध्यान रखने की जरूरत है। बायोस का मतलब क्या है, बेसिक इनपुट, अच्छा बेसिक इनपुट आउटपुट। आई और ओ से ध्यान रखेंगे इनपुट आउटपुट। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार दोहरा लिया और पढ़ेंगे वैसे ही जैसा कि अपन जनरली पढ़ते हैं। कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी मतलब कैसे भी कॉन्सेप्ट उनको याद करना। ओह माय गॉड, एक सेकंड रुकिंग। ठीक है, तो कंटिन्यू करें। एक्चुअली तो कंटिन्यू करते हैं ना अपन। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े, इनको रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने कुछ फुल फॉर्म पढ़ी है ना, पी से हम कभी प्रोग्राम कहते हैं, तो कभी इसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, है ना। तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन पढ़ते हैं। ई से कभी पी से प्रोग्राम कहते हैं, ई से इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, और बी ओ से हम बेसिक्स कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और एक बार हमने कहा था कि शब्द बराबर हैं आगे और पीछे, इंटरफेस शब्द। और इसके बाद ऑल राउंडर करके हमने कुछ कहा था। और हमने है ना 8 और 6 के भाग में पढ़ा था, ऊपर 8 परिभाषाएं थी, नीचे 6 परिभाषाएं थी। और इसके अलावा हम CO कॉमन कुछ पढ़ते हैं, और एक में हम कॉमन नहीं कुछ और पढ़ते हैं, उसको शायद हमने देखा नहीं है ना। और बस इतने ही पॉइंट्स हमने जाने। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार दोहरा लिया। फर्स्ट बार दोहराने के बाद देखते हैं कि क्या रहा। तो कॉमन बेसिक्स हो गया, कॉमन बिजनेस ये है। मैंने कहा था इस बार हम CO को ध्यान नहीं रखेंगे, हम M को ध्यान रखेंगे, मॉड्यूल को ध्यान रखेंगे। किसको ध्यान रखेंगे? मॉड्यूल को ध्यान रखेंगे। तो इस बार फटाफट से पढ़ेंगे, मतलब एक बार फटाफट से पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या रिवाइज करा। तो एडवांस्ड इंटरफेस है, और फिर पी से प्रोग्राम वगैरह ध्यान रखा था।
और एपी से एडवांस, यहाँ हमने पावर ध्यान रखा था, यहाँ हमने पावर ध्यान रखा। बेसिक्स में ऑल पर्पज है, उद्देश्य, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीओ से कॉमन बिजनेस है, और ये सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल हो गया, और यहाँ सीओ से नहीं बल्कि मॉड्यूल से ध्यान रखेंगे। और डिजिटल लाइन हो गया, और इनिक से न्यूमेरिकल और कलेक्टर हो गया, देन इनहेंस्ड नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, और ग्राफिक हो गया, देन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और अलोकेशन, इस तरीके से, ठीक है। फटाफट से 3 बार रिवाइज करेंगे, दैट्स ऑल। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक बार प्रोग्राम कहा, एक बार 2 शब्द आगे और पीछे ध्यान रखिए, एक बीच में हमने छोटा सा पावर शब्द ध्यान रखा था, सब्सक्राइबर ध्यान रखा था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ध्यान रखा था, और अलोकेशन ध्यान रखा था, और डिजिटल सब्सक्राइबर तो मैंने आपको बता ही दिया, और एक बार पावर है, एक बार एडवांस्ड, एक बार वो कॉमन है, एक बार बायोलॉजिकल है, वो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, इस तरीके से जाना। एक और बार रिवाइज करेंगे लास्ट बार। तो बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस सब्सक्राइबर वाले लाइन है, फ्लॉपी डिस्क वाले हैं, एडवांस्ड है, और बीच में पावर शब्द है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और एक बेसिक्स, बस इनपुट आउटपुट डिवाइस। एक बार कॉमन अपन कहते हैं, कॉमन करके, एक बार मॉड्यूल करके ध्यान रखते हैं सीओ में, और एक बार वही कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह, रीराइटेबल वगैरह, और एक रीराइटेबल है, और एक रिकॉर्डेबल है, और इस तरीके से कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने डिस्कस करा है। तो अब हम थोड़ा सा इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तो अपने पास समय है ना, रिकॉल करने के लिए। तो 2 बार तो हो गया हमारा, ठीक है। तो 18 पे अपन थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो भाई वेट करते हैं थोड़ा, 18 होते ही नोट डाउन करना शुरू करेंगे। उससे क्या होता है कि माइंड में क्लियर रहता है कि 18 पे लिखना शुरू करेंगे, 2 मिनट तक लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, देन फिनिश करेंगे, 20 पर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे। वेट, ठीक है। तो कभी कभी अपने आप को बीच बीच में मौका मिले ना, एक नियम, एक रूल फॉलो करो, उस रूल से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मतलब सब कुछ हो जाएगा उसमें। आपको वक्त भी मिल जाएगा, आपको कभी बहुत ज्यादा भी पढ़ना पड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसी में। अरे भाई हमारे 10 सेकेंड, चलो चलो चलो। तो हमने ना 162, आज डेट है 3/24 और 21, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ फुल फॉर्म पढ़ी, FPP, और एक बार फेट भी आया था, है ना, और एक बार अलोकेशन शब्द है, मतलब अलोकेशन पढ़ेंगे, और S एक बार सब्सक्राइबर आया था, और एक बार CO आया था, एक बार COM आया था, एक बार BIOS आया था, और एक बार DOS आया था, और एक बार PI, जिसमें एक बार P बीच में था, है ना, जिससे पावर अपन समझ रहे थे। और इसके अलावा एक बार P, है ना, बस एक बार फर्स्ट और लास्ट शायद C था, और इंटरफेस था, C और I था, है ना। इस तरीके से कुछ बेसिक बातों को पढ़ा। अब थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन मार्क तो हमने लगाया नहीं, इल्म नहीं वाली कैटेगरी ढूंढते। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस हो गया, ये हमने पढ़ लिया, बेसिक वाला हो गया, कोबल ये भी हो गया, ये था, ये बाकी था, ये बाकी था, DIS हो गया, इनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ था, ग्राफिक नहीं हुआ था। तो इस तरीके से हमने बेसिक्स पॉइंट पढ़े। तो ये थी हमारी कुछ फुल फॉर्म। तो मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम पेज नंबर 163 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि पेज नंबर 163 में क्या किया मैंने।
फटाफट से पढ़ते हैं फुल फॉर्म। INS का मतलब इंसर्ट होता है और ISDN का मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ISPS का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है और MSDOS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MB का मतलब मेगाबाइट्स होता है। MBR का मतलब मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड होता है और MTFS होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और NFS का मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। देन OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। कुछ परोम का मतलब PROM का मतलब होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और PPM का मतलब होता है पेज पर मिनट और RISC का मतलब होता है तो फटाफट से फुल फॉर्म पढ़ेंगे। NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। NFS का मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है और PROM का मतलब प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है। PPROM का मतलब पेज पर मिनट्स होता है और RISC का मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट चिप कंप्यूटिंग होता है और RAM का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ROM का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। RAID का मतलब रिडंड एरी ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्क। SATA का मतलब सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SDRAM का मतलब साइक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। RSCI का मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस और STP का मतलब शील्ड ट्विस्ट पेयर। देन URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। देन UTP का मतलब होता है अनशील्ड ट्विस्ट पेयर। ओके। देन VPNS का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके। तो अब कुछ फुल फॉर्म को याद करना होगा हमको, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं कि कौन कौन से फुल फॉर्म को याद करनी है। जैसे इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। देन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ध्यान है हमको। इंटीग्रेटेड सर्विस ध्यान है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है उनके बारे में हमको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हमको पता है। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट है ना, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, बाकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ध्यान था। DS को मतलब MB मेगाबाइट से MBR से यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। MBR का मतलब क्या है। इसके अलावा NTFS का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और NIC ध्यान है हमको। NF नेटवर्क फाइल सिस्टम ध्यान रखेंगे। नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS को ध्यान रखना होगा। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। PC ध्यान है हमको पर्सनल कंप्यूटर और प्रोग्राम रीड ओनली ध्यान है हमको। पेज पर मिनट्स। PPM का मतलब पेज पर मिनट्स होता है और RISC का मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट चिप। RISC का मतलब ध्यान रखेंगे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट चिप। बाकी रैम का मतलब ध्यान रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब ध्यान रखेंगे रीड ओनली मेमोरी, तो पता है हमको। और रिडंट एरी ऑफ अनएक्सपेंसिव डिस्क, ठीक है। रिडंट एरी ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क। SATA का मतलब सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ओके। देन SDRAM का मतलब साइक्रोनस डायनामिक, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, साइक्रोनस डायनामिक। और SRAM का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। S से स्टैटिक है बस, ये ध्यान रखेंगे। S का मीन्स ध्यान रखेंगे, S से मीन्स स्टैटिक। और SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर, SC का मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस को ध्यान मतलब स्मॉल कंप्यूटर ध्यान रखेंगे। SC का मतलब स्मॉल कंप्यूटर। STP का मतलब शील्ड ट्विस्टेड पेयर। शील्ड ट्विस्टेड पेयर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यूनिफॉर्म डिस्प्ले ध्यान है हमको। USB यूनिवर्सल सर्विस बस भी ध्यान है। UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। देखो एक में है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPNS को ध्यान रखेंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कितनी परिभाषा हो गई, कितनी फुल फॉर्म हो गई, तो ये कितने सेगमेंट में हो गई, एक साथ है, फिर मतलब थोड़ी थोड़ी ज्यादा एक साथ इकट्ठा है, फिर दो है,
फिर इकट्ठा है, फिर दो है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, है ना। एक पैटर्न बन जाएगा तो चीजें बेहतर तरीके से ध्यान देंगी। तो जैसे यहाँ 8 और 4 का पैटर्न है, तो यहाँ है इकट्ठा है, दो है, फिर इकट्ठा है, फिर दो है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली अब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, डी से डिजिटल है, जनरली डी का मतलब डिजिटल ही होता है, डिजिटल नेटवर्क। और एमबीआर का मतलब बूट, देखो बी बूट किसको कहते हैं जानते हैं, जूतों को कहते हैं बूट, तो बी से बूट ध्यान रखेंगे। एनटीएफएस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टी से टेक्नोलॉजी फाइल, टी का मतलब जनरली टेक्नोलॉजी होता है ना, जैसे डी का मतलब डिजिटल है ना, ऐसे टी का मतलब टेक्नोलॉजी। एफ से मतलब इंटरफेस, देखो एफ का मतलब एफ नहीं है, अरे यहाँ फाइल, एफ का मतलब जनरली फाइल। अब कुछ और लेते हैं यार अपन, फाइल सिस्टम नेटवर्क, ये तो पूरी फुल फॉर्म में बहुत कॉमन है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये तीनों ही शब्द कंप्यूटर में बार बार प्रयोग होते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ओके, पीपी रोम पेज पर मिनट्स, पीपी रोम पेज पर, ये तो बहुत ही अच्छी से परिभाषा है, पेज पर मिनट्स। और यहाँ एक बार एससी का मतलब स्मॉल कंप्यूटर था, यहाँ एससी का मतलब सेट चीप है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट चीप। क्या है सेट चिप, तो एससी का मतलब क्या है यहाँ सेट चिप। बाकी रेड का मतलब क्या है, बस आर को ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पूरी परिभाषा मतलब पूरी फुल फॉर्म बहुत यूनिक सी। क्या है रेड का मतलब रिडंट एरिया ऑफ एक्सपेंसिव, रिडंट एरिया ऑफ एक्सपेंसिव, सारी बात मतलब सारे वर्ड्स को ध्यान रखना होगा। रिडंट एक्सपेंसिव ऑफ इंडेक्सिव डिस्क, रिडंट एक्सपेंसिव ऑफ डिस्क, देखो डिस्क तो हमको पता है, इन एक्सपेंसिव शब्द भी सुना है ना। एरी और रिडंट ये दोनों बिल्कुल नए शब्द है, एरी और रिडंट। बाकी साटा का मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस, कोई मूवीज होती है ना सीरियल आगे नहीं कहूंगी मैं, सीरियल आप समझ गए ना अगर मूवी देखते हो तो। बाकी ध्यान रखेंगे सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो मूवीज से अटैचमेंट है, मान लो मतलब मूवी देखना पसंद है तो सीरियल और अटैचमेंट। एसडी का मतलब एसडी कार्ड है क्या, नहीं, साइक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो साइक्रोनस डायनामिक और साइक्रोनस दोनों में वाई आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे, साइक्रोनस और डायनामिक, साइको और डायना तो साइक्रो और डायना, इन शब्दों में हमको कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी, साइको और डायनामिक। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखेंगे। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव शब्द नहीं है ना, साइको और डायना, क्या निकल रहा है इससे, एक से डायना से क्या निकल रहा है समझ रहे होंगे, और साइको ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव शब्द नहीं है, ये ध्यान रखेंगे साइको और डायना। इसके अलावा एस राम का मतलब स्टैटिक एस का मतलब क्या था, स्टैटिक जीके पढ़ते ना अपन, तो राम का स्टैटिक जीके बहुत मजबूत है मान लो। SCSI का मतलब एससी स्मॉल कंप्यूटर, यहाँ एस का मतलब अनशिल्ड है और ये यू से ये शील्ड है और ये अनशिल्ड है, और VPI का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो प्राइवेट नेटवर्क। P का मतलब प्राइवेट, जैसे VIP होता है ना वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं P का मतलब प्राइवेट से पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ हमको डी से डिजिटल ध्यान रखना था, बी से बूट ध्यान रखना था, एफ से मैंने कहा था एक बहुत कॉमन परिभाषा है, शायद वो तो ये है, वो परिभाषा ये फाइल है, सिस्टम है, नेटवर्क है। और एफ एनटीएफएस यहाँ चलो देख सकते हैं, यहाँ एससी नहीं है, शीट चिप, सेट चिप। पीपी रोम को पेज पर मिनट्स है ना, पीपी रोम का मतलब पेज पर मिनट्स, यहाँ सारी बातें नहीं है। अनएक्सपेंसिव डिजिटल, शायद डिजिटल है। और आगे तो ये शब्द बहुत नए हैं हमारे, एरी करके कुछ है, और आर का मतलब भी कुछ नया वर्ड है कोई। साटा का मतलब सीरियल और पसंद है ना, तो लास्ट में ए का मतलब पसंद से कुछ था, ठीक है आगे बढ़ते। तो यहाँ साइनामिक और डायनामिक करके कुछ है, और एस का मतलब स्टैटिक है, और एससी का मतलब स्मॉल कंप्यूटर, और एसटीपी मतलब स्टैटिक नहीं शील्डेड और अनशील्डेड और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। अब कहाँ हमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक तो ए का मतलब क्या है,
अटैचमेंट, हाँ देखो मैंने कहा था पसंद जैसा कुछ पॉजिटिव वर्ड है, तो ऐसे ऐसे सीरियल है और ऐसे अटैचमेंट है। और इसके अलावा एक ये था, एक यहाँ भी था, ए का मतलब एडी करके बता दिया था हमने, डी का डिजिटल कहा था, चाहे डिजिटल हो सकता है, और आर का भी देखना हमको। तो रिडंडेंट, तो डी बार बार आ रहा है, रिडंडेंट, और एडी तो हमने कह दिया था। और डिस्क है ना, डिजिटल नहीं, डिजिटल शब्द बड़ा है, डिस्क शब्द छोड़ा है, डिस्क है। और इसके अलावा हाँ, ये RICI का क्या बताया था हमने, चलो देखते हैं एक बार। सेट चिप, अरे बता तो दिया था, सेट चिप, रिडंड इंस्ट्रक्शन, आगे का तो हमने देखा भी नहीं था, वैसे भी पीछे का देखा था, सेट चिप। और एक इसके अलावा ये जानना था हमको, हाँ मैंने कहा था कि टी का जनरल सा मीन्स लिया जाता है टेक्नोलॉजी से, तो जनरल सा मीन्स हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक बार पढ़ लिया, फटाफट से दोहराएंगे 3 बार, ठीक है। हमने क्या क्या जाना, डी का डिस्क है, टी का टेक्नोलॉजी है, और पेज पर मिनट से, और एक बार साटा का, एक बार अटैचमेंट है और सीरियल है, और एक बार स्टैटिक जीके है, एक बार शील्डेड है, एक बार अनशील्डेड है, एक बार प्राइवेट नेटवर्क है। और इसके अलावा कुछ ऊपर हमने पढ़ा, जैसे देखो हमने किस तरीके से पढ़ा, 2 मतलब एक साथ है, फिर 2 है, फिर एक साथ है, फिर 2 है ना, इस तरीके से हमने जाना है। तो नीचे वाले पोर्शन को हमने ज्यादा कवर कर लिया है। ऊपर वाले पोर्शन में भी मतलब कुछ बातें हैं, कुछ फुल फॉर्म गिवन है। ऊपर वाला पोर्शन आपको मालूम है, जो हम कह रहे हैं ना एक साथ है, वो एक साथ उतना एक साथ नहीं, थोड़ा सा वो भी डिवाइडेड है, लेकिन हाँ ओवरऑल अपन कहेंगे एक साथ। इस तरीके से हमने कुछ परिभाषा रिवाइज करी। अब हमने फर्स्ट बार दोहरा लिया, अब सेकंड बार जानेंगे, ये वाली तो हमने दोहरा ली थी, या वो है, एक तो अच्छी है, एक सारी नई बातें हैं, एक बूट है, तो इस तरीके से परिभाषा फटाफट से एक बार रीड करेंगे। ISDN का मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, NPR का मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड है, और NTFS का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, और NFS का मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम है, PPROM का मतलब पेज पर मिनट से, और RISC का मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट चिप है, का मतलब इनएक्सपेंसिव डिस्क है, साटा का मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, और SDRAM का मतलब साइक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SRAM का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SCSI का मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और STP मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, और STP का मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और मतलब UTP का मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और VPN का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो एक दोबारा दोहराएंगे। ऊपर हमें पता चला था कि एक अच्छी परिभाषा है जो हमको पूरी ध्यान रखनी होगी, जैसे रिडंडेंट, एडी, और डी से हमने डिस्क कहा था, और आई से हमने अनएक्सपेंसिव कहा था। एक बूट की हमको ध्यान रखनी है, एक बहुत इजी थी नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये एक दो बातें हो रही, एक बार सेट चिप कहते हैं, एक बार स्मॉल कंप्यूटर कहते हैं, एक बार प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, और इस तरीके से हमने कुछ परिभाषा पढ़ी, ये हमने सेकंड बार रिवाइज कर लिया है ना। तो किस फॉर्मेट में, बहुत सारा 2, फिर बहुत ज्यादा इकट्ठी, फिर 2, इस फॉर्मेट में हमें पढ़ा है। लास्ट में दोहराएंगे कि एक बार प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, एक बार डी से डिस्क कहते हैं अपन, और ऊपर जाए तो एक बार बूट को कहते हैं, है ना। एक बार अपन कहते हैं कि कुछ सारी नई बातें हैं, जैसे एडंडेंट, एडी, इनएक्सक्लूसिव, और लास्ट में एक शब्द है ना डिस्क है शायद। और इसके अलावा एक हमने एक PPM है ना, पेज पर मिनट्स, एक बार SC स्मॉल कंप्यूटर, एक बार सेट चिप। इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बातों को कवर कराया। तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे। पेज नंबर 163 में हमने क्या पढ़ा है, तो रुकते हैं थोड़ा सा, है ना, अभी अपने पास समय है। तो चलो कुछ डिस्कस करें, अभी तो 14 ही हुए हैं। ओके, देखो हमें ना 18 पे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं। रिवीजन तो हमारा हो चुका है।
तो इस तरीके से तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है, अब तो फटाफट से नोट डाउन करते हैं, है ना। ठीक है, तो फटाफट से अपन नोट डाउन करेंगे हमने क्या पढ़ा, हमने कौन कौन से फुल फॉर्म जानी। तो हमने एक बार साटा जाना, है ना, और एक बार हमने एक बार स्टैटिक करके जाना, है ना। एस का मतलब स्टैटिक राम था। और इसके अलावा कुछ और, जैसे साटा का मतलब वो था सीरियल है और अटैचमेंट है, स्टैटिक है। और ऊपर जानते अपन बूट, है ना, बी का मतलब बूट से है। और वो दो बातें एन एफ और एस। एफ का मतलब फाइल है, नेटवर्क है, सिस्टम है ना। और एक सारी नई बातें जिसमें एसेसरी करके कुछ कहते हैं अपन, एरी, इन एक्सक्लूसिव, डिस्क, है ना। और एन से भी कुछ कहा था, शायद एन था या फिर कुछ और था। और मतलब सारी परिभाषाएं यहाँ हमको अच्छे से याद हो गई थी। और बस तो ये कुछ बेसिक सी परिभाषा है, ठीक है। मतलब परिभाषा क्या हो, कुछ बेसिक सी फुल फॉर्म। अब देखिए क्या रहा हमारा क्वेश्चन मार्क लगा। हमने कुछ इल्म नहीं वाली कैटेगरी ढूंढेंगे। साटा हो गया। और एक एसी से देखो स्मॉल कंप्यूटर है, एक एसी से सेट जी पे अब ध्यान आ रहा है, बी से प्राइवेट है, पी से प्राइवेट है ना। तो यहाँ बूट वगैरह ध्यान रखेंगे, मतलब कुछ एक हिंट ध्यान रखेंगे कि क्या बताना है। तो यहाँ एस और पी, एसपी को ध्यान रखेंगे। एसपी साहब नहीं होते वो, उनसे क्या होगा, थोड़ी चीजें बंद जाएगी कि यहाँ हमको बूट के बारे में बताना तो नहीं हो, मतलब बूट और एक ऐसी परिभाषा जिसमें सारे शब्द नहीं है, एक ऐसी जिसमें सारे शब्द जनरल है। और यहाँ हमको ध्यान रखना है एस और राम, एस और प्राइवेट। तो उससे क्या होगा, चीजें थोड़ी सी अच्छे से ध्यान हो जाएगी कि एस 2-3 बार आ रहा है, एस सी है, एस टी पी है। अरे हाँ, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, वाकई में 5 बार एस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सी फुल फॉर्म इल्म नहीं कैटेगरी में आती है। ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, हाँ ये आ रही है। और MRP बूट हमने देख ली। और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम देखनी बाकी थी, मतलब इल्म नहीं वाली कैटेगरी है। और NFS का मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम, इल्म नहीं वाली कैटेगरी नहीं, ये देख ली हमने। PPM और पेज पर मिनट से, और इल्म नहीं कैटेगरी। और RISC का मतलब रिड्यूस्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन नोट डाउन करेंगे। रिड्यूस्ड इल्म नहीं कैटेगरी पर लिख रहे थे, बताए रिड्यूस। अब चलो इतना ही लिखेंगे। तो ये था आज का सेशन, ओके। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी अगले सेशन में। फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य बुक, और अब से हम राजस्थान जी की शुरू कर रहे हैं। वैसे तो हम 6ठी से 10वीं तक की जो बुक्स है ना राजस्थान अध्ययन की, उनसे राजस्थान जी के कवर कर चुके हैं। लेकिन चूंकि थोड़ा सा बदलाव हुआ है राजस्थान जीके में, ज्योग्राफी में विशेषकर, तो ज्योग्राफी की जो टॉपिक है ना, उन टॉपिक को कवर करेंगे। सिलेबस में जो भी ज्योग्राफी के टॉपिक गिवन है, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम सुभाष चरण सर की राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की बुक से जो टॉपिक चेंज हुए ना ज्योग्राफी की, उनको कवर करेंगे, ओके। सुभाष चरण और नारायण गुर्जर की ठीक बुक है, वैसे RBD की ओर से पब्लिश होती। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जिस तरीके से हम इससे पहले की बुक्स पढ़ रहे थे ना, जैसे हमने शैक्षिक परिदृश्य में धीर सिंह धाबा की बुक को पढ़ा, राजस्थान जीके की बुक्स को पढ़ा है हमने, शिक्षण की मंगल विधियों की बुक में, शिक्षण विधियों की बुक में मंगल की बुक को पढ़ा है। ठीक उसी तरीके से इस बुक को भी कवर करेंगे। सिर्फ वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में गिवन है, ओके। तो ज्योग्राफी तो पढ़नी ही होगी हमको, है ना। राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं, संभाग में भी बदलाव हो गया है। तो नदियां वगैरह, मिट्टी तो मतलब जलवायु वगैरह, ये सारे ज्योग्राफी के टॉपिक इस बुक से कवर करेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप जानते हैं कि हम 3-3 पेजेस करते हुए बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, ओके।
तो राजस्थान का सामान्य परिचय। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहा। मुहूर्त नैन्सी लिख्यात राज रूपक में भी राजस्थान का नाम मिलता है। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 में मतलब 1800 में 1000 में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोट ने राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का पहला अभिलेख प्रमाण विक्रम संवत 682 के बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है और यह अभिलेख माघ के पितामह राजा श्री वर्मन के समय का है। इस अभिलेख में राजस्थान शब्द का प्रयोग राजाओं के रहने के स्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ था। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग 25 मार्च 1948 को किया गया था। एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था। भारत सरकार द्वारा राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 50 को दिया गया था। ठीक, इसके बाद थोड़ी सी राजस्थान की सामान्य स्थिति के बारे में जानेंगे, सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो ग्लोब पर इसकी स्थिति उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर और पूर्व यानी इस तरफ है। और भूमध्य रेखा अगर सेंट्रल माने तो उत्तर की तरफ है। और ग्रीनविच रेखा के पूर्व की तरफ है। ग्रीनविच रेखा बीच वाली रेखा है, तो बीच वाली रेखा के पश्चिम में नहीं, बीच वाली रेखा के पूर्व में। और अक्षांश में ये बीच की स्थिति है, मतलब अक्षांश आड़ी रेखाओं को कहते हैं। पृथ्वी पर काल्पनिक आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती है। तो अक्षांश के मद्देनजर रखते हुए अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो उत्तर में, और देशांतर को मद्देनजर रखते हुए देखें तो देशांतर खड़ी रेखाओं को कहते हैं। तो राजस्थान की स्थिति पूर्व में हो जाएगी। और भारत के उत्तर पश्चिमी राजस्थान की स्थिति अगर इस तरीके से हम काल्पनिक मैप ड्रॉ करें भारत का, तो राजस्थान कुछ यहाँ पड़ता है। और एशिया अगर इस तरीके से हम ग्लोब को एशिया माने पूरा नहीं, ग्लोब पर अगर ये वाला कॉर्नर एशिया को इंडिकेट करता है ना, अगर ये वाला कॉर्नर यानी पूर्व दिशा वाला थोड़ा सा पूर्व और उत्तर पूर्व में एशिया है। ग्लोब पर उत्तर पूर्व में एशिया है और एशिया में दक्षिण पश्चिम में राजस्थान पड़ता है, दक्षिण और पश्चिम में। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। इसका विस्तार कितना है, स्थलीय सीमा इसकी लगभग 6000 के करीब है ना, 5920। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी यानी पाकिस्तान से लगती सीमा कितनी है, 1070। और अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और हरियाणा है ना, उत्तर प्रदेश से पहले हरियाणा हो गया, फिर एमपी हो गया, फिर गुजरात हो गया। इन 5 राज्यों से हमारी सीमा लगती है। तो कितनी लगती है, लगभग 5000 के अराउंड है ना, 4850। ओके, तो ये जो भी तथ्य हमने जाने इनको थोड़ा सा दोहराएंगे, क्योंकि दोहरान से चीजें थोड़ी स्थायी हो जाती है ना, डिवीजन से चीजें स्थायी होती है। तो ये तो बेसिक सी बातें हैं, मतलब एक जनरल सी स्थिति है राजस्थान की। राजस्थान एशिया में, उत्तरी अक्षांश एशिया में कहाँ पड़ता है, उत्तरी अक्षांश को मद्देनजर रखते हुए एशिया की स्थिति क्या है, देशांतर को मद्देनजर रखते हुए क्या है, ग्रीनविच को मद्देनजर रखते हुए क्या है, भारत में कहाँ पड़ता है और एशिया में कहाँ पड़ता है, और ये सारी बातें हैं। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, इसकी अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय को मिला देंगे तो स्थलीय सीमा बन जाएगी। अब इसके ऊपर हमने कुछ बेसिक बातें जानी है, जैसे राजस्थान कब कहा गया सबसे पहले, और अलग अलग विद्वानों ने राजस्थान को लेकर किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, ये सारी बातें। ठीक है, सबसे पहले कब कहा गया राजस्थान को, 25 मार्च 49 में, राजस्थान के दूसरे चरण में, 25 मार्च 48 में, राजस्थान के दूसरे चरण में, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में। और ऑथेंटिक कब मान लिया गया कि राजस्थान का नाम राजस्थान ही रहेगा, ऑथेंटिक तरीके से कब मान लिया गया, 26 जनवरी 50 को, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ ना, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, तब ये मान लिया गया कि राजपूताना का नाम आज से राजस्थान रहेगा। ठीक है, इससे पहले और भी बहुत सारी बातें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में ये कहा गया, वाल्मीकि ने रामायण में ये कहा, मुहूर्त नैन्सी ने ये कहा, थॉमस ने ये कहा, टोड ने ये कहा, और बसंतगढ़ के सिरोही अभिलेख ने ये कहा, बसंतगढ़ के अभिलेख में है ना, बसंतगढ़ कहाँ पड़ता है, सिरोही में, तो बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख में ये कहा गया, क्या कहा गया, राजस्थान। और बस, तो ये सारे नाम ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो इन 6 अभिलेखों के अनुसार हमको ध्यान रखना है कि राजस्थान को लेकर किन किन अलग अलग नामों का प्रचलन था। तो ऋग्वेद में क्या था, मरुकांतार समथिंग है ना,
और वाल्मीकि की रामायण में भी यही मरुकांतर समथिंग मिलता है। बसंतगढ़ के सिरोही अभिलेख में राजस्थान मिलता है शायद। और एक जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान कहा शायद कि राजपूताना कहा, लेकिन 18,000 में थॉमस ने कुछ तो कहा था, है ना। और इसके बाद बस यही एक दो फिर ये सारी बातें हमने पढ़ी। उसके बाद नीचे हमने सामने पढ़ी राजस्थान की स्थिति की, और बीच में कोष्टक में कुछ जानकारी गिवन थी कि जो माँ की बताया ना श्रीवर्मल, उन्होंने भी पता नहीं राजस्थान को लेकर कुछ कहा है कि राजस्थान का नाम ये है, ऐसा कुछ, ठीक है। और नीचे थोड़ी सी ऑथेंटिक जानकारी है कि सबसे पहले राजस्थान 1900 मतलब 48 में कहा गया था। एक दूसरे जन्म में 25 मार्च की बात है। बाकी आजादी के समय तो राजस्थान का ही दिया गया था, है ना। तो ये सारी बातें जानी। और थोड़ा सा एकदम स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मवर्त कहा गया, फिर वाल्मीकि आए तो उन्होंने मरुकांतर कहा, फिर थोड़ा सा मूर्त से आया तो राजस्थान का उन्होंने सही। तीसरी स्थिति में आके हमारा नाम राजस्थान पड़ गया था। चौथी में फिर गड़बड़ हो गई, थॉमस ने राजपूताना कह दिया। और टोड कर्नल जेम्स टोड ने, थॉमस और टोड बात पाएंगे ना, टोड ने राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान देखो टोड ने सही कहा। और राजस्थान शब्द का पहला अभिलेख 682 के बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख में मिलता है, राजस्थान शब्द का पहला अभिलेख प्रमाण। और फिर बसंतगढ़ की सिरोही में भी राजस्थान को राजस्थानी कहा गया। ये बात है 682 की, कितनी पुरानी बात है। विक्रम चलो इसमें माने तो 625 की बात है, यानी 16 सेंचुरी की बात है, कितनी पुरानी बात है ना। और यह अभिलेख इतना पुराना है कि ये श्रीवर्मल के समय का है। बाकी राजाओं का ये तो बेसिक बात है, और ये हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। तो इसको दोहराएंगे जैसे कि अपन जनरली करते हैं, 2 हिस्से करते हैं पेज की, एक इस तरफ और एक इस तरफ। चूंकि यहाँ ऊपर नीचे बटा हुआ है बेस, तो थोड़ा सा दोहराएंगे। हमने क्या पढ़ा, ब्रह्मवर्त कहा है, और मरुकांतार कहा है, और तीसरे में आके थॉमस ने राजस्थान कह दिया था। फिर गड़बड़ कर दी थी टोड ने, तो राजपूताना कहा था और राजस्थान भी कहा था। और नहीं, राजपूताना ही कहते, टोड तो गड़बड़ कर दी थी ना, राजपूताना कहते टोड। फिर बसंतगढ़ की सिरोही अभिलेख में जो ठेठ 628 की बात है, उस समय राजस्थान नाम फिर प्रचलन में आ गया था। और इस समय श्रीवर्मल, ये जो समय ना, ये माँ के पिता का समय था, लगभग माँ के पिता के समकालीन, है ना। राजस्थान को राजस्थान कहा गया था पहली बार, श्रीवर्मल उनका नाम है। बाकी 25 मार्च को 1948 को दूसरे जन्म में राजस्थान के दिए गए, और 26 जनवरी 1950 को तो यही दिया गया भारत सरकार ने, ठीक है। बस बाकी स्थिति बतानी आपको कि ग्लोब में कहाँ है, फिर एशिया में कहाँ है, फिर भारत में कहाँ है, फिर अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से, फिर देशांतर रेखाओं की दृष्टि से, फिर ग्रीनविच रेखा की दृष्टि से, इस तरीके से बताना है। बाहर से अंदर की तरफ आते जाना है। फिर टोटल सीमा कितनी है, 5920 है। स्थली कितनी, अंतर्राज्य कितनी, अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, तो अंतर्राज्य 5000 के अराउंड है, 4820 समथिंग, और 1070 समथिंग पाकिस्तान से लगती है, 4850 समथिंग है, ठीक है। तो सही कहा था ना मैंने, ग्लोब में, फिर एशिया में, फिर भारत में कहा था, अक्षांश देशांतर कहा था, फिर ग्रीनिच कहा था, भूमध्य रेखा नहीं कहा। तो मध्य से भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सही कहा था ना हमने, टोड ने फिर आके, अच्छा टोड ने सही कहा था, टोड ने सही शब्द का इस्तेमाल करता, और राजस्थान शब्द का बसंतगढ़ सिरोही ने भी सही शब्द का इस्तेमाल करता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऊपर तो पढ़ लिया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे कि स्थिति को लेकर पढ़ेंगे। यहाँ से अपन स्थिति को जानेंगे। तो स्थिति अक्षांश रेखाएं, देखो स्थिति में हमने क्या पढ़ा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, भारत, एशिया, बहुत सारे पॉइंट पढ़े। तो स्थिति में सबसे पहले अक्षांश रेखाओं को क्लियर करेंगे, अक्षांश रेखाओं को क्लियर करेंगे, उसके बाद देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। अक्षांश रेखा जानते हैं, जो ग्लोब पर आड़ी रेखा है ना, इस तरीके से काल्पनिक आड़ी रेखा, ये नहीं काल्पनिक आड़ी रेखा है, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से उत्तर व दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण के मध्य की दूरी, भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण, ये बीच की भूमध्य रेखा होगी, उसके उत्तर और दक्षिण की जो बीच की दूरी है, उत्तर और दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो इसके बीच की दूरी को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। इनके बीच की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा, परिभाषा तो नहीं पूछेंगे लेकिन बताओ नीचे। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। देखो 18 दो और बढ़ गई ना, 80 और 81, क्योंकि यहाँ और यहाँ एक पॉइंट है, तो इसको अपन इन पॉइंट्स को अपन अक्षांश तो कह सकते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं नहीं कह सकते, क्योंकि रेखा पॉइंट्स का समूह होती है, न कि सिर्फ एक पॉइंट। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र प्रतिबद्ध या जोन कहलाता है।
जानते हैं अपन अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति जलवायु का निर्धारण करती है ना, ये पता होना चाहिए। जलवायु का निर्धारण करना, दो के बीच का जोन कहना, है ना। और राज्य में कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है तथा डूंगरपुर के दक्षिण सीमा चिखली गांव से गुजरती, चिखली गांव बनाती तथा डूंगरपुर की दक्षिण सीमा चिखली गांव बनाती। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या पता चला कि जो बीच की रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है, इनके बीच की दूरी को मतलब इनकी बीच की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन जो मेन बातें वो बताएंगे अपन कि ये जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, जबकि अक्षांशों की संख्या 181 है। और भारत में पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो कुशलगढ़ तहसील से, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से कर्क रेखा होकर गुजरती, और डूंगरपुर के सबसे लास्ट गांव चिखली गांव है। तो ये कंक्रीट चीजें हैं जो हमने पता करी। और हाँ, कितनी है, 1 2 तीन बातें जो हमको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि जोन किसे कहते हैं। तो कटिबद्ध क्षेत्र के बीच के इलाके को जोन कहते हैं। बस ये 3 पॉइंट्स इनफ। अब यहाँ देखेंगे राज्य में कर्क रेखा के नजदीक जिला कौन सा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर कर्क रेखा के बहुत पास पड़ते हैं। कर्क रेखा से दूर जिला कौन सा, गंगानगर का, लो हनुमान लो, ठीक। बाकी देशांतर रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल रेखा देशांतर रहती, उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई रेखा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण के मध्य, ये उत्तर दक्षिण और उनके मध्य में खींची गई काल्पनिक रेखा। अक्षांश रेखाओं की परिभाषा क्या थी मालूम, कि उत्तर और दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी। तो इसे परिभाषा से तो काम नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए परिभाषा पता होनी चाहिए। तो यहाँ चित्र बना रखा है, बीच में भूमध्य रेखा है 22.5 डिग्री ऊपर, कर्क रेखा है 22.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है। तो ये हमें मतलब ये हमको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के बीच में एक कर्क रेखा है, एक भूमध्य रेखा है जिसके 23.5 डिग्री ऊपर यानी कोण की दृष्टि से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। तो थोड़ा सा दोहराएंगे, कंक्रीट पॉइंट्स दोहराएंगे। यहाँ तो हमने संख्याएं कितनी होती है, जोन वगैरह और कुशल गरुड़ इनके बारे में पढ़ा है, और यहाँ तो बस परिभाषा वगैरह जाने की देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। 3 नहीं 4 पॉइंट हो जाएंगे। अक्षांश एक यहाँ पे आ गया ना कि सबसे पास में डूंगरपुर, हनुमानगढ़ गंगानगर, दूर डूंगरपुर बांसवाड़ा सबसे पास। तो इस तरीके से मोटा मोटे हमने पढ़ लिया है। और थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो यहाँ अलग अलग नाम आएंगे, यहाँ सारणी आएगी, फिर यहाँ अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी आएगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक कोष्टक में भी गिवन है और उसके नीचे कुछ फैक्चुअल आंकड़े गिवन है ना। तो इस तरीके से बताएंगे अपन कि महाभारत वैदिक काल में क्या कहा गया था, वाल्मीकि ने क्या कहा था, थॉमस ने क्या कहा था, टोड ने क्या कहा था, बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख में क्या कहा गया है, और फिर वही नीचे सरकारों की बातें है ना, कि राजस्थान को राजस्थान कब कहा गया सब, और इस नाम को कब स्वीकार कर लिया गया सबके सामने। बीच में कोष्टक आ जाएगा, तो कोष्टक में 1-2 जनरल बातें डिस्कस हो जाएगी, फिर नीचे सारणी आ जाएगी पूरी, और सारणी के जस्ट बाद अक्षांश और देशांतर रेखाओं पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाओं में 4 पॉइंट है, तो देशांतर रेखाओं में सिर्फ 1 पॉइंट आया था, चित्र के थ्रू हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने सेकंड बार रिवाइज कर लिया। लास्ट बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, दैट्स ऑल। तो क्या पढ़ा हमने, मुश्किल से कुछ पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट यहाँ, 2-3 पॉइंट यहाँ नीचे की तरफ, एक सारणी और 4 पॉइंट यहाँ, बस। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, देशांतर रेखाओं तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेसिक पता कर जाना है। ये हम फर्स्ट बार रिवाइज करने के बाद देखना है तुमको, चलो वो तो हो गया अपना। लास्ट बार रिवाइज करेंगे कि अलग अलग नामों से जाना, जैसे वैदिक काल में ब्रह्मोट कहा गया, वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा, और थॉमस ने राजस्थान कहा, और टोड ने राजस्थान राजपूतानी शब्द, इन सारे शब्दों का प्रयोग करा। और बसंतगढ़ के सिरोही अभिलेख में सबसे पहले राजस्थान कहा गया था 825 ईस्वी में। इसके बाद 25 मार्च 48 में राजस्थान कह दिया गया था दूसरे चरण में। उसके बाद ऑफिशियली तरीके से 26 जनवरी 50 को कह दिया गया। बीच में कोष्टक में भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद सीधा नीचे आ जाओ तो ग्लोब में जानेंगे, फिर एशिया में जानेंगे, फिर भारत में जानेंगे, फिर अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा है, ग्रीनविच रेखा, इन सभी एस्पेक्ट से राजस्थान की स्थिति बतानी, ठीक है। और फिर राजस्थान की टोटल सीमा कितनी है, तो 5920, जिसमें से राज्य कितनी है, अंतर्राज्य कितनी है, राष्ट्रीय कितनी है, तो ये लगभग 5000 के अराउंड है, 4850, और अंतर्राष्ट्रीय लगभग 1070। फिर उसके बाद अक्षांश रेखाओं के बारे में बताएंगे, कितनी अक्षांश रेखाएं, बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कहाँ से होकर गुजरती है राजस्थान में, सबसे पास अक्षांश रेखाओं के सबसे पास में और सबसे दूर में जिला मुख्यालय कौन सा है, लास्ट में देशांतर रेखा, ठीक है। तो इस तरीके से जाना है, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज से हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, राजस्थान जी की, ठीक है।
जिसमें हमने पेज नंबर फर्स्ट पढ़ा है। तो पेज नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है, हालांकि इसको हमने दो सेपरेट नहीं करे, ऊपर और नीचे पढ़ा है। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है ना, देन वाल्मीकि ने क्या कहा, देन थॉमस, देन टोड, और बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख, इसके बाद बस कुछ एक बातें 25 मार्च 1948 की बात है। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 की बात है। कॉस्ट में कुछ बेसिक बातें थी, उसके बाद एक सारणी आ जाती है। हालांकि हमने अप एंड डाउन करके पढ़ा है और यहाँ हम इस तरीके से डिस्कस करें, चलो कोई नहीं। तो एक सारणी आ जाती है जिसमें ये देखो कुछ इस तरीके से सारणी होती है। यहाँ कुछ तथ्य होते हैं, आंकड़े कितनी सीमा लगती हो रही है, और यहाँ स्थिति बता रखी है 4-5 मतलब 5 से 6 स्टेप स्थिति चलेगी। एशिया में, भारत में, एशिया में, ग्लोब में, भारत में, और अक्षांश में देशांतर है ना, ग्रीनविच रेखा है, भूमध्य रेखा है। तथ्य में टोटल स्थलीय कितनी है, अंतरराष्ट्रीय कितनी है, अंतरराज्यीय कितनी है, और इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ बेसिकली अक्षांश रेखा है, अक्षांश और देशांतर, इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने अक्षांश और देशांतर में, 179 है देखा है टोटल, जबकि टोटल अक्षांश इतने हैं। और बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और चिखली डूंगरपुर, इन दोनों से टच करते गुजरती नहीं, चिखली डूंगरपुर का लास्ट गाँव, कुशलगढ़ बांसवाड़ा को टच करते चलते। इन दोनों ये जो अक्षांश रेखा है इनके बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं, जोन कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। देशांतर रेखा, हाँ उसके बाद सबसे पास वाला जिला मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर वाला जिला मुख्यालय कौन सा है जानते हैं? तो ये तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर और हनुमानगढ़ और गंगानगर है ना, बस। और देशांतर रेखाओं में तो कुछ नहीं था देशांतर में, बस खाली परिभाषा थी कि देशांतर रेखा उत्तर और पश्चिम के मध्य के कोण को कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाया, लेकिन इल्म नहीं वाली कैटेगरी ढूंढ लेते हैं। इल्म नहीं, हाँ ये एक तो कि अभिलेख राजस्थान शब्दों का प्रयोग राजाओं के रहने के स्थान के रूप में, और राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पड़ता है। हाँ ये इल्म नहीं कैटेगरी में आ जाएगा। 682, हालांकि बैक ऑफ द माइंड पता था अपने को कि 1682 विक्रम संवत है। हाँ 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर, बस। उसके बाद तो कुछ नहीं बचा ना। ब्रह्मोत्तर रूपा नैन्सी ने राजस्थान का, नैन्सी को भूल गया, नैन्सी ने राजस्थान का। तीसरे नंबर पे हमने कहा था, तीसरे नंबर बिल्कुल करेक्ट नाम है तो सही करेक्ट नाम, पर वो नैन्सी ने कहा है ना। थॉमस ने तो राजपूत ने कहा था, टोड ने राजस्थान के दिया था, ठीक है। बाकी तुमने सब कुछ अच्छे से दोहरा लिया। तो जो नहीं दोहराया, जो इल्म नहीं कैटेगरी ना, उसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। तो इल्म नहीं कैटेगरी में क्या बताना रहेगा, एक ग्लोब है ना, ग्लोब के बारे में। यहाँ बीच में है 23.5 डिग्री, ऊपर कर्क है, ऊपर कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, नीचे मकर, अगेन 23.5 डिग्री, ठीक है। और थॉमस से पहले एक और नाम आता है नैन्सी, थॉमस से पहले नैन्सी, इन्होंने कहा है राजस्थान। तो थॉमस ने तो राजपूताना कहा, टोड भी राजस्थान कहता है। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर फर्स्ट को कवर करा है। तो मिलते हैं हम तीनों पेज के डिवीजन के साथ, ओके।